हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल आईएएस ऑफिसर के नाम से मैंने बनाया हुआ है। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं भी आप ही की तरह एक आईएएस बनने का सपना देखता हूं और इसके लिए मैंने दिन रात एक कर रखी है। और मेरे जो नोट्स जो मैं खुद बनाता हूँ वो ही मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कल एक राष्ट्रपति जी के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसका दूसरा चैप्टर मैं आज आपको करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका और दोस्तों का, आप सभी दोस्तों का बहुत ही ऋणी रहूँगा। तो चलो लेट स्टार्ट। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने के क्या कारण है? राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने के क्या कारण है? राष्ट्रपति को ये शक्ति देने के दो कारण हैं। नंबर एक, संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित न किए गए विधान बनाने से रोकना है। यानी कि जो संसद के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं, जो संसद के अंदर जो 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 हमारी भारत की जो संसद है, संसद के तीन भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक जब लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाता है तो वो पहले अगर लोकसभा में है तो लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है। उनके साइन होने के बाद वो एक अधिनियम बनता है। ठीक है, तो वो वीटो शक्ति राष्ट्रपति जी को इसलिए दी गई है कि संसद कोई भी अगर विधेयक पास करे तो उस पर अच्छी तरह से विचार करे, अध्ययन करे, उसको सोच विचार कर पास करे और उसके बाद वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो राष्ट्रपति जी उसे अपने जो साइन कर उसे अधिनियम बनने के लिए देते हैं। तो उसी के बाद वो अधिनियम बनता है। इसीलिए उन राष्ट्रपति जी को वीटो शक्ति दी गई है। किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए, कोई भी असंवैधानिक जो संविधान से बाहर की कोई अगर कानून बनता है तो उसे रोकने के लिए राष्ट्रपति जी को वीटो शक्ति दी गई है। इसी कारण राष्ट्रपति जी को वीटो शक्ति दी गई है ताकि वो कोई कानून जो अगर बने तो असंवैधानिक ना हो और संसद है उसे जल्दबाजी से पास न करे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के संबंध में अत्यंतिक वीटो शक्ति से आप क्या समझते हैं? अत्यंतिक वीटो शक्ति, अत्यंतिक वीटो शक्ति क्या होती है? इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी कानून, जो कोई भी विधेयक है वो संसद द्वारा पास कर दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। अब वो जो विधेयक है वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। अब अगर उस पर राष्ट्रपति जी फैसला न देना चाहें ऑन द स्पॉट तो वो अपने पास उस विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं और कुछ समय के बाद फैसला दे सकते हैं। वो उनकी अत्यंतिक वीटो शक्ति के नाम से जानी जाती है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश लेगा वो।
राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो शक्ति क्या है? निलंबनकारी वीटो शक्ति क्या है? निलंबनकारी वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो शक्ति क्या है? राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार, जैसे कि मान लो कोई विधेयक है, कोई भी विधेयक, वो लोकसभा द्वारा पारित हो गया, उसके बाद वो राज्यसभा द्वारा पारित हो गया, या राज्यसभा में पहले आया फिर वो लोकसभा द्वारा पारित हो गया, अब वो विधेयक राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि राष्ट्रपति जी उस विधेयक को पढ़ते हैं। अगर उनको उसमें कमी लगती है, अगर उनको उसमें कमी लगती है, उस विधेयक में कमी लगती है, तो वो विधेयक संसद में वापस जाएगा और उस पर पुनर्विचार किया जाएगा, उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। हाँ, अब अगर वो विधेयक पुनर्विचार होने के बाद वापस राष्ट्रपति जी के पास आता है तो ये निर्णय राष्ट्रपति जी पर बाध्यकारी होगा, उनको अपने साइन करके ही देने पड़ेंगे। ये उनकी निलंबनकारी वीटो शक्ति है। राष्ट्रपति उस विधेयक को साधारण बहुमत से, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति क्या है? राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति क्या है? इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है और न ही अस्वीकृति करता है और न ही उसे लौटाता है। विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न अस्वीकृति करता है और न ही लौटाता है। वो राष्ट्रपति जी क्या है? पॉकेट वीटो शक्ति है। परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। अनिश्चित उसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनिश्चित काल तक विधेयक को लंबित कर देता है और उसे पॉकेट वीटो शक्ति कहा जाता है। राष्ट्रपति जी की क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो शक्ति के नाम से जानी जाती है, पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन बनता है कि पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किस राष्ट्रपति जी ने किया था? सन 1986 1986 में राष्ट्रपति जेल सिंह थे, राष्ट्रपति जेल सिंह थे। उनके द्वारा भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में, भारतीय डाक अधिनियम संशोधन था, उसके संदर्भ में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। पॉकेट वीटो। राजीव गांधी द्वारा पारित विधेयक ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए और इसकी अत्यधिक आलोचना हुई। राजीव गांधी द्वारा पारित विधेयक ने प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की जो स्वतंत्रता उस पर प्रतिबंध लगाए थे, तो उसकी अत्यधिक आलोचना की गई थी उस समय। और राष्ट्रपति जेल सिंह थे, उन्होंने भारतीय डाक अधिनियम संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन हमारा बनता है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो क्या? राज्य की जो विधायिका है उस पर राष्ट्रपति का वीटो क्या है? समझाइए। राज्य विधायिका के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब अधिनियम बनता है राज्य की जो विधायिका है, राज्य की जो विधायिका है उसके द्वारा पारित कोई भी विधेयक। अब राज्य की विधायिका क्या है? विधानसभा और विधान परिषद।
उसके द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनेगा जब उस पर राज्यपाल के अथवा राष्ट्रपति के, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचार तो उस पर स्वीकृति दे। अगर राज्यपाल उसे राष्ट्रपति जी के लिए भेज दे, तो अगर इन दोनों महान व्यक्तित्वों के द्वारा अगर उस विधेयक पर स्वीकृति दे दी जाती है तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष लाया जाता है तो उसके पास किस अनुच्छेद के तहत कौन से विकल्प होते हैं? जब कोई विधेयक राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो उसके पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वह विधेयक को राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है। वह विधेयक को राष्ट्रपति जी के विचाराधीन रख सकता है। ये 4 उसके पास होते हैं। नंबर 1, वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, या तो वो स्वीकार कर लेता है कि ठीक है ये विधेयक और इसे अधिनियम बना दिया जाए। नंबर 2, अगर वो विधेयक को स्वीकृति नहीं देते हैं तो अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगर सुरक्षित रख सकते हैं या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं राज्य की विधायिका को। अगर वो उसे राष्ट्रपति जी की स्वीकृति की भी मैं इस पर विचार नहीं कर सकता, मैं इसे स्वीकृति नहीं दे सकता, ये जो विधेयक है वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, इसीलिए अपने पास आरक्षित रख सकते हैं। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। ठीक है जी। उसके बाद केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका में डिफरेंस। केंद्रीय विधायिका सामान्य विधेयकों के संबंध में क्या प्रावधान है? सामान्य विधेयक को केंद्रीय विधायिका स्वीकृति दे सकती है, अस्वीकार कर सकती है और वापस कर सकती है। ठीक है। राज्य विधायिका क्या है? स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, वापस कर सकता है। धन विधेयक होता है, उसके संबंध में केंद्रीय विधायिका में क्या प्रावधान है? धन विधेयक में स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में केंद्रीय विधायिका केवल स्वीकृति दे सकता है, न वापस कर सकता है, न अस्वीकार कर सकता है। इसी तरह अब राज्य विधायिका के संबंध में हम बात करें तो सामान्य विधेयक के संबंध में स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, वापस कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संविधान को संशोधन जो विधेयक होते हैं ना, वो राज्य की जो विधायिका होती है उसमें प्रस्तुत नहीं किया जा सकते। ये काम केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है, संसद के थ्रू। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रपति जी की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से आप क्या समझते हैं? संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के 17वां से मतलब जब उस समय लोकसभा का और राज्यसभा के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, तो उस अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी कर सकता है
इन अध्यादेशों को प्रभाव व शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है, परंतु ये स्वीकृति प्रकृति से अल्पकालीन होते हैं। प्रकृति से कुछ समय के होते हैं। मान लो कि जैसे कोविड-19 लगा था, उस समय राज्यसभा और लोकसभा के जो सत्र हैं वो नहीं चल रहे थे। उस समय जैसे कि कानून कोई भी अध्यादेश जारी किया गया, अध्यादेश जारी जैसे मान लो कि किसान आंदोलन हुआ था, उसके लिए एक विधेयक जो अध्यादेश जारी किए गए थे, तो वो एक जब उस समय लोकसभा और राज्यसभा के एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आपको, तो वो अध्यादेश उन्होंने मान लो जारी किए, अगर किए जाते और वो उस समय लोकसभा के और राज्यसभा के सत्र नहीं चल रहे होते, तो उस पर राष्ट्रपति जी को ये पावर दी गई संविधान के द्वारा कि उस समय अध्यादेश चलो छोड़ो, मान लो कि जैसे कोविड-19 चल रहा था, अगर सरकार को उस समय लगे कि भी इस समय कोई कानून हमें लाना है, तो मान लो कि उस समय सत्र चल नहीं रहे थे, तो राष्ट्रपति जी को अगर लगे कि भाई हमें कोई कानून लेके आना है जिससे जनता की भलाई हो सके, तो उस समय राष्ट्रपति जी एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उस अध्यादेश की पावर उस अधिनियम की तरह होती है जो कि सत्र के दौरान पास किए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो ये अध्यादेश होते हैं वो अल्पकालीन होते हैं, थोड़े समय के लिए ही मान्य होते हैं। ऐसा राष्ट्रपति जी के पास ऐसी पावर है। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्यों दी गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। यह अप्रत्याशित अविलंबनीय मामलों से निपटने हेतु अप्रत्याशित और अविलंबनीय मामलों से निपटने हेतु दी गई है। मान लो कि अविलंबनीय, मान लो भाई कि जैसे मान लो कि कोई कानून लाना है और इतना समय है नहीं कि भी कानून को पहले लोकसभा में पास किया जाए, फिर राज्यसभा में पास किया जाए, फिर राष्ट्रपति जी का साइन हो उस पर, फिर वो अधिनियम बनेगा, फिर वो ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट होगा, इतना समय है नहीं, तो राष्ट्रपति जी डायरेक्ट एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन वो अध्यादेश होगा वो अल्पकालीन होगा। ऐसी पावर इसीलिए राष्ट्रपति जी को दी गई है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की 4 सीमाएं कौन कौन सी हैं? अब राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उनकी सीमाएं भी हैं। कौन कौन सी हैं वो सीमाएं? वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो, या दोनों में से कोई एक सदन का सत्र न चल रहा हो, या तो दोनों सदन का सत्र न चल रहा हो, या दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो, अथवा अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल सदन का सत्र चल रहा हो, या जब संसद में केवल सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदन द्वारा पारित किया जाना होता है, न कि केवल एक सदन द्वारा। मान लो कि अगर संसद के दोनों सदन ना चल रहे हो, या उनमें से कोई एक सदन चल रहा हो, जैसे मान लो कि जैसे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा का सदन चल रहा हो और राज्यसभा का सदन ना चल रहा हो, तो उस समय राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। या लोकसभा का सदन ना चल रहा हो और राज्यसभा का सदन चल रहा हो, तो उस समय भी राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो विधेयक होता है वो तभी पास होता है जब संसद के दोनों सदन चल रहे होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसीलिए उस समय राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये उनकी एक सीमा है। ठीक है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य है। मान लो संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, मान लो कि संसद का दोनों सदनों का सत्र चल रहा है और उस समय कोई अध्यादेश जारी कर दिया जाता है तो वो अमान्य होगा।
इस प्रकार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। विधायिका के बराबर शक्ति नहीं है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मान लो संसद के दोनों सदनों के सत्र चल रहे हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, और उस समय राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी कर देते हैं, तो वो अध्यादेश मान्य नहीं होगा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के सत्र तो चल रहे हैं, कानून बन सकता है, तो अध्यादेश जारी करने का तो कोई तुक नहीं बनता, इसीलिए वो अमान्य होगा। अगर हाँ मान लो कि लोकसभा का सत्र चल रहा है और राज्यसभा का नहीं चल रहा, या लोकसभा का नहीं चल रहा राज्यसभा का चल रहा है, तो अध्यादेश राष्ट्रपति जी जारी कर सकते हैं, वो मान्य होगा। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड दैट? आई विल hope from you are understand of my lecture very well. Okay, तो let's start. वह कोई अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूद परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। ठीक है, वह अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब उस समय वो संतुष्ट हो, ऐसी परिस्थिति हो कि भाई इसके लिए कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है, इसीलिए वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति की संतुष्टि पर ऐसा दबाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय पर न्यायालय में इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने विचार पूर्वक संसद के एक सदन अथवा दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर एक विवादास्पद विषय में अध्यादेश प्रख्यापित किया है और संसद को नज़रअंदाज किया है, जिससे संसद के प्राधिकार की प्रवंचना हुई है। तीसरी सीमा कौन सी है? सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्तियों के समवितरण ही है। संसद 17 साल की अवधि में जारी किया गया अध्यादेश संसद की पुण्य बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब जैसे संसद 17 साल है, मान लो सत्र नहीं चल रहे हैं संसद के दोनों सदनों के, तो जो अध्यादेश जारी किया जाता है और संसद की पुण्य बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, उस समय प्रस्तुत किया जाना ये आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संसद दोबारा बैठक के 6 हफ्ते पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। संसद की दोबारा बैठक के पश्चात, संसद की जो दोबारा बैठक होगी, अगर संसद मान लो कि जैसे मान लो राष्ट्रपति जी हैं, उन्हें आपको मैं वर्बली समझाता हूँ कि जैसे मान लो कि संसद के जैसे मान लो कि राष्ट्रपति जी है, उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया। कब किया? जब संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा था, या उनमें से एक सदन का सत्र नहीं चल रहा था, उस समय उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया। और जब भी आने वाले समय में संसद के सदनों का सत्र, दोनों सदनों का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, तो वो अध्यादेश जो राष्ट्रपति जी ने जारी किया था, वो अध्यादेश उनके समक्ष, संसद के समक्ष लाया जाता है
और अगर संसद के दोनों सदन उसे पास कर देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के साइन तो उस पर पहले हो ही गए थे, वो राष्ट्रपति जी के पास नहीं जाएगा। अब अगर संसद के दोनों सदनों के सत्र चल रहे हैं और संसद ने उस अध्यादेश पर कोई विचार नहीं किया, तो वो अध्यादेश संसद के सत्र के चलने के समय से 6 हफ्तों के बाद, 6 हफ्तों के पश्चात वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है, उसे अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। यदि संसद के दोनों सदन इसका निर्नुमोदन कर दें तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले भी समाप्त होगा। अगर संसद के दोनों सदन अगर वो विचार ना करें तो वो अपने आप समाप्त हो जाता है 6 सप्ताह के बाद में, 6 सप्ताह के बाद में। ठीक है। अगर इसका निर्नुमोदन कर दें, यानी कि भाई संसद कहते हैं कि भाई इस अध्यादेश को हम नहीं मानेंगे, तो 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में पुण्य बैठक के लिए बुलाया जाता है तो 6 सप्ताह के बाद से गिने जाएंगे। ठीक है साहब, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं। क्या राष्ट्रपति अध्यादेश वापस ले सकता है? क्या राष्ट्रपति अध्यादेश वापस ले सकता है? क्या राष्ट्रपति अध्यादेश वापस ले सकता है? राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है और वो किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है अथवा वापस लेता है। क्या कहा है इन्होंने? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है अध्यादेश जारी करने के लिए, और वो किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है, मंत्रिमंडल अथवा वापस लेता है। यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं तो ऐसे नहीं है कि मेरा, मान लो कि भाई मैं राष्ट्रपति बन गया, मान लो एग्जाम्पल के रूप में, और मेरा मन किया भाई सुबह उठते ही मेरे को तो अध्यादेश जारी करना है भाई। ठीक है। मेरे को ऐसे लगा भाई मेरे को अध्यादेश जारी करना है, तो ऐसे नहीं है कि मैं बना लिया मैंने अध्यादेश और चलो भाई पास अध्यादेश जारी कर दो, ऐसे नहीं होता। राष्ट्रपति जी अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के थ्रू करते हैं। राष्ट्रपति जी अपना जब अध्यादेश जारी करते हैं तो वो प्रधानमंत्री जी से सलाह करते हैं, उनके मंत्रिमंडल से सलाह करते हैं, उसके बाद वो अध्यादेश जारी करते हैं। और उसी तरह अध्यादेश जारी होने के बाद जब वो वापस लेते हैं तो भी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल से सलाह कर ही वापस लेते हैं। वो उनकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो। तो ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। दोस्तों मुझे मोटिवेट करें, मैं बहुत फुल मेहनत करूँगा आपके लिए। मेरा जो वीडियो है उसे आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका बहुत 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 ऋणी रहूँगा। आप भी मेरी तरह हो, मैं भी आपकी तरह हूँ, आप भी उस बनने के लिए स्टडी कर रहे हो। जैसा मेरे से बनेगा मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, उन्होंने राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में क्या कहा था? ऐसा क्वेश्चन किया है।
भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनोखी है तथा अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन में प्रयोग नहीं की जाती। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है जो आकस्मिक व अचानक उत्पन्न होती है। उस परिस्थिति में निपटने योग्य बनाती है जो आकस्मिक व अचानक उत्पन्न होती है, जो संसद के सत्र कार्यरत नहीं है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है उससे कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब तब लगते हैं जब युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब बाह्य आक्रमण होते हैं और उस समय राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जाता है। इस चीज का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। इस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति जी के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से नहीं है। राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब ये तीनों चीजें ना हो तब भी। ठीक है, ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति को समझाइए। अनुच्छेद 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में अपराध के दोषी करार दिए गए। संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड उसमें भी। ठीक है, इन तीनों मामलों में राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें क्षमादान कर सकते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती। राष्ट्रपति जी अगर ये तीनों काम करते हैं ना, तो न्यायपालिका